नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर बात करेंगे। इनका जो साहित्यिक योगदान है वो हमारे हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में है। सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। तो इनका जन्म सन 1894 ईस्वी में, कहीं कहीं पर यह जन्म वर्ष शायद 1899 ईस्वी भी दिया हुआ है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप जिसको सही स्पष्ट समझें वह समझ सकते हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है। इनका जन्म 1894 ईस्वी में बंगाल में महिषादल रियासत में मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी और इनकी माता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है, और इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्वभाव से विद्रोही प्रकृति के थे। यह इनको शायद जीवन के झंझावातों से लड़ने के बाद ही शायद मिल पाया था। निराला के यदि हम साहित्यिक योगदान पर बात करें तो निराला ने, चाहे वह कविता का क्षेत्र रहा हो, चाहे उपन्यास का क्षेत्र रहा हो, या फिर निबंध का क्षेत्र रहा हो, या फिर कहानी, मगर इनको जो ख्याति प्राप्त हुई वह काव्य क्षेत्र में प्राप्त हुई। वैसे इन्होंने अलग अलग विधाओं में कई रचनाएं की हैं, मगर काव्य में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके यदि उपनाम पर बात करें तो कुछ लोग इन्हें बसंत का दूत भी कहते हैं। कहते हैं कि इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए इन्हें बसंत का दूत भी कहा जाता है। नए कवियों का इन्हें गोरखनाथ भी कहते हैं। ओज एवं औदात्य का कवि भी कहते हैं। रामविलास शर्मा इन्हें ओज एवं औदात्य का कवि कहते हैं। कृष्णदेव झारी ने इन्हें छायावाद के महेश के रूप में अभिहित किया है। एवं अज्ञेय ने हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी कवि माना है। गंगा प्रसाद पांडे ने इनकी जीवनी महाप्राण निराला नाम से लिखी, इसलिए इन्हें महाप्राण भी कहा जाता है। अब हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर बात करते हैं। निराला जी ने अपनी सबसे पहली रचना 1916 में जूही की कली नाम से लिखी, जिसको कहते हैं जूही की कली जब इन्होंने लिखी, और ये उस समय के सबसे बौद्धिक स्तर पे उन्नत व्यक्ति जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो उस समय तत्कालिक समय में सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उनके पास जब ये गए 1916 में अपनी कविता लेकर के, तो उन्होंने छापने से मना कर दिया और निराश्लील कह के इनको लज्जित भी किया। इसके बाद भारत माता की वंदना जबकि रामविलास शर्मा इनकी पहली कविता जो मानते हैं, भारत माता की वंदना 1920 को मानते हैं। यदि अब हम इनके लंबी कविताएं, जो प्रबंधात्मक कविताएं हैं, उन पे बात करें तो इनकी जो पहली लंबी कविता हमें देखने को मिलती है वो है सरोज स्मृति, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। सरोज स्मृति के बारे में यदि हम थोड़ा जानना चाहें तो सरोज स्मृति इनके पुत्री की मृत्यु के बाद उनके शोक पर इन्होंने सरोज स्मृति काव्य लिखा था। फिर इनकी दूसरी रचना 1936 में जो प्रकाशित होती है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा मुख्यतः राम और रावण की युद्ध को लेकर के है, मगर इसमें दूसरे तरह से, दूसरे संदर्भों में राम को प्रस्तुत किया गया है। इनकी अगली रचना तुलसीदास, ये एक प्रबंधात्मक काव्य है, 1938 में लिखा गया। और इनका एक अगला काव्य जो 1942 में हमें देखने को मिलता है, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता तक आते आते निराला छायावाद से मुक्त होकर के प्रगतिवादी हो चले थे।
कुकुरमुत्ता में एक तरह से जो व्यंग करते हैं निराला, अबे सुनबे ओ गुलाब इतरा मत पाई जो रंगो आब, इस तरह से कुछ व्यंग कहते हैं। और यह इनकी एक प्रमुख रचना है, खास करके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुकुरमुत्ता इनकी एक प्रमुख रचना है। इसके दो भाग हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम भाग 1941 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब यदि हम इनके काव्य संकलनों के बारे में बात करें तो इनका पहला जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वो अनामिका नाम से 1923 ईस्वी में प्रथम काव्य संकलन प्रकाशित हुआ। दूसरा काव्य संकलन 1930 ईस्वी में परिमल नाम से प्रकाशित हुआ, जिसका संशोधित संस्करण 1986 में आया था। एक तीसरी रचना या काव्य संकलन जो हमें देखने को मिलता है, गीतिका। गीतिका 1936 ईस्वी में आया और अणिमा इनका 1943 का एक अगला काव्य संग्रह है। इनका पांचवा जो काव्य संग्रह है वो नए पत्ते नाम से आया, 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। और छठवां इनका जो काव्य संग्रह है अर्चना, 1950 ईस्वी में आया। फिर 1907 में आराधना, गलत मैं बोल गया, 1953 ईस्वी में आराधना नाम से आया। और आठवां गीत गुंज 1954 ईस्वी में, इसका संशोधित संस्करण 1959 ईस्वी में आया। फिर नौवां इनका जो काव्य संकलन है बहुत महत्वपूर्ण है, सांध्य काकली नाम से 1969 ईस्वी में आया। इनका एक अगला काव्य संकलन राग विराग 1996 ईस्वी में आया। इनके मरणोपरांत ये आया था। अब हम इनके कहानी संग्रहों पर बात करेंगे। इन्होंने ज़्यादा कहानी के क्षेत्र में अर्थात गद्य के क्षेत्र में बहुत काम नहीं किया है, मगर इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ जो हैं, लिली इनकी एक प्रमुख कहानी है, 1933 ईस्वी में आई। इसके बाद इनकी एक अगली कहानी सखी 1935 ईस्वी में। इसको 1945 में चतुरी चमार नाम से रूपांतरण किया गया। इसका बाद में सखी जो कहानी है इस पे हम देखना चाहेंगे फिर से। सखी कहानी जो है 1935 में आई थी, उसको बाद में चतुरी चमार नाम से रूपांतरित करके पुनः प्रकाशित करवाया गया। एक इनकी महत्वपूर्ण कहानी और हमें देखने को मिलती है, जो तीसरी कहानी है सुकुल की बीबी, 1941 ईस्वी में आई। फिर चौथी कहानी देवी जो 1948 ईस्वी में आई। तो ये तो था निराला जी का कहानी संग्रह, जो इनमें अलग अलग कहानियाँ संकलित हैं। अब हम निराला जी के उपन्यासों पर बात करेंगे। निराला जी ने मुख्यतः देखा जाए तो 5 से 7 उपन्यास लिखे हैं, और इनमें जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इन पे हम बात करेंगे, बाकी आप लोग अलग अलग पुस्तकों से देख सकते हैं। अप्सरा 1931 ईस्वी में इनका एक उपन्यास आया, महत्वपूर्ण उपन्यास है। दूसरा उपन्यास जो इनका आया 1933 ईस्वी में अलका नाम से। तीसरा इनका उपन्यास प्रभावती 1936 ईस्वी में आया। और चौथा निरुपमा 1936 ईस्वी में आया। फिर पांचवा चमेली नाम से 1941 ईस्वी में आया। छठवां चोटी की पकड़ 1944 ईस्वी में आया। सातवां उपन्यास जो काले कारनामे नाम से, और आठवां इंदुलेखा, ये दोनों अपूर्ण उपन्यास हैं, ये पूर्ण नहीं हो पाए। तो ये इनका औपन्यासिक अवदान था, उपन्यास के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया वो था। अब हम इनके कथात्मक रेखा चित्र पर बात करना चाहेंगे। अभी हम इनके गद्य के योगदान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कथात्मक रेखा चित्र पर हम बात करेंगे। कुल्ली भाट नाम से 1941 ईस्वी में इनका एक रेखा चित्र आया। बिल्लेसुर बकरिया 1941 ईस्वी में आया। ये कथात्मक रेखा चित्र हैं, दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया। अब हम इनके निबंधों पर बात करना चाहेंगे। इनके निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं।
अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से आते रहते हैं, तो निबंध संग्रह पर हम विशेष ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इनका पहला जो निबंध संग्रह है प्रबंध पद्म 1934 ईस्वी में आया। फिर अगला इनका एक निबंध संग्रह है प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी में आया। और तीसरा चाबुक नाम से 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चौथा चयन नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पांचवा जो है संग्रह 1963 ईस्वी में आया। अब हम इनके अन्य साहित्यिक योगदान पर समीक्षात्मक रचनाएं इन्होंने जो लिखी हैं वो रविंद्र कविता कानन नाम से 1922 ईस्वी में एक समीक्षात्मक रचना लिखी। पंत और पल्लव नाम से 1949 ईस्वी में इन्होंने एक रचना लिखी। और यदि हम इनके संपादित पत्रों पर बात करें तो संपादित पत्र जो हैं इनके समन्वय नाम से, और दूसरा मतवाला में संपादित 1922 में उप संपादक बने, 1923 में प्रधान संपादक बने और 1961 तक इसका संपादन किया। मतवाला एक पत्र था जिसके संपादक रहे और ये 1961 तक इसके संपादक रहे। ये इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान रहा। बाल साहित्य पर यदि बात करें तो निराला ने बाल साहित्य पे भी काम किया है। इनका बाल साहित्य में जो योगदान है भक्त ध्रुव नाम से एक बाल साहित्यिक रचना मिलती है 1942 ईस्वी में। फिर भक्त प्रहलाद नाम से 1942 ईस्वी में एक रचना मिलती है। महाराणा प्रताप 1946 में एक रचना प्राप्त होती है जो कि बाल साहित्य की रचना है। भीष्म 1946 ईस्वी में इनकी एक अन्य रचना हमें देखने को मिलती है। यदि हम विशेष तथ्यों पर बात करें तो निराला के बारे में जो परिमल में संकलित प्रसिद्ध रचनाएं हैं उन पे बात करना चाहेंगे। तो परिमल इनका एक कविता संग्रह है, उसमें जो संग्रहित रचनाएं हैं उन पे बात करने की कोशिश की जा रही है और इसको जानने की कोशिश की जाएगी। परिमल में संकलित प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं विधवा नाम से एक रचना हमें देखने को मिलती है। भिक्षुक जो काफ़ी लोक प्रसिद्ध रचना है, तो भिक्षुक नाम से हमें एक रचना देखने को मिलती है। अधिवासे नाम से एक रचना मिलती है। बहू नाम की एक रचना हमें देखने को मिलती है परिमल में। संध्या सुंदरी नाम से एक रचना देखने को मिलती है और इसी में इनकी महत्वपूर्ण कविता जूही की कली भी मिलती है। एक अगली रचना हमें इसी परिमल में संग्रहित देखने को मिलती है बादल राग, जो महत्वपूर्ण रचना है। और एक रचना हमें देखने को मिलती है परिमल में दीन और पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि जिस तरह का नाम है इसका तो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, क्योंकि इसी तरीके की कुछ मिलती जुलती रचना मैथिली शरण गुप्त की 1925 में रची गई थी, तो नाम मिलता जुलता है, इसलिए पंचवटी प्रसंग याद रखना होगा। इनका जो परिमल के बाद अनामिका में संकलित रचनाएं हैं, अनामिका जो काव्य संग्रह है उसकी जो रचनाएं हैं उन पे हम बात कर लेना चाहेंगे। अनामिका में जो संकलित रचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें कई महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं। एक लंबी कविता जो एक तरह से शोक गीत, इनकी पुत्री के मृत्यु के बाद जो रचना हमें देखने को मिलती है वो है सरोज स्मृति। अपनी पुत्री सरोज की स्मृति पे इन्होंने एक शोक गीत लिखा, उस सरोज स्मृति के नाम से प्रकाशित हुई। फिर एक अगली रचना हमें जो देखने को मिलती है अनामिका में सच है। राम की शक्ति पूजा, ये भी एक लंबी रचना है, कतवास रामायण पर आधारित राम की शक्ति पूजा। फिर एक प्रगतिवादी कविता हमें देखने को मिलती है अनामिका के संकलन में तोड़ती पत्थर। और रेखा प्रेयसी सम्राट एडवर्ड के प्रति, ये अनामिका में संकलित प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो अनामिका में संकलित है सरोज स्मृति, इस पे हम पुनः बात कर लेना चाहते हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण रचना है जो अलग अलग आगामी परीक्षाओं में और पीछे हुई परीक्षाओं में भी अलग अलग तरीके से इससे प्रश्न बनते रहे हैं। तो सरोज को और जान लेते हैं। सरोज स्मृति
हिंदी का ही नहीं अपितु संसार का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। इसकी रचना उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर की थी। सरोज का निधन तपेदिक क्षय रोग से हुआ था। शादी के 2 वर्ष बाद उनका निधन हो गया। एक तो वह मांगलिक थीं और उनकी शादी भी हुई तो उन्हीं का निधन हो गया। फिर एक इनकी महत्वपूर्ण कविता जो परिमल में संग्रहित है, कुकुरमुत्ता, एक प्रतीकात्मक रचना है। इसमें पूंजीपति वर्ग और शोषक वर्ग पर तीव्र व्यंग देखने को मिलता है। यहाँ तक आते आते निराला ने छायावादी रचनाधर्मिता को छोड़ करके मार्क्सवादी या प्रगतिवादी रचनाधर्मिता को ग्रहण कर लिया था। और इसमें कुकुरमुत्ता जो इनकी कविता है एक प्रतीकात्मक रचना है। इसमें पूंजीपति वर्ग अर्थात शोषक वर्ग पर तीव्र व्यंग किया गया है। कुकुरमुत्ता जो है प्रतीक है शोषित वर्ग का और गुलाब जो है प्रतीक है शोषक वर्ग का। अब कुछ कथन देख लिखते हैं। प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को निराला का प्रस्थान बिंदु तथा नंदकिशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना। एक इनकी अगली रचना जो अभी हमने देखी थी परिमल में संकलित, तुलसीदास, यह 101 छंदों में रचित जागरण की कविता है। इस पे जो छंदों का प्रयोग किया गया है 101 छंदों का प्रयोग निराला ने किया है। इसमें राष्ट्रीयता का संदेश है। तुलसीदास को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण माना जा सकता है। और इनकी प्रमुख जो कविता है, लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, उस पर भी बात कर लें। बंगला भाषा की कृतवास रामायण पर आधारित है। इसमें निराशा के बीच आशा का संदेश दिया गया है। इसमें राम कोई दैवी पुरुष नहीं अपितु एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में दिखाए गए हैं। इनकी एक और प्रतीकात्मक कविता है बादल राग। इसमें इसके जो खंड हैं 6 खंडों में विभक्त है, जिसमें बादल क्रांतिकारिता का प्रतीक है। अब हम निराला के बारे में और कुछ विशेष तथ्यों को जान लेते हैं।